गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपकी भौतिक विज्ञान की प्रवक्ता तुषा भट्टाचार्य राजकीय बालिका इंटर कॉलेज कटरा प्रयागराज में आज के इस वर्चुअल लेक्चर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने भाग 1 में से 2 इकाइयाँ पूरी कर ली थी और हमने भाग 2 में से भी इकाइयाँ पूरी की है। हम अब दोबारा भाग ए में लौट कर आ रहे हैं और तीसरी इकाई हम यहाँ से शुरू करेंगे जो है गति के नियम, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। अगर आप बुक में देखेंगे तो इसमें सबसे पहले न्यूटन के तीनों गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों आप लोगों को दिया गया है और उसके बाद मोमेंटम मतलब संवेग का कंसेप्ट शुरू हो रहा है। पर चूँकि 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है कोविड-19 के कारण, इसीलिए इस चैप्टर से मैं वही टॉपिक्स करवाऊंगी जो कि इस साल सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। आपको मैंने सिलेबस पहले ही अपलोड कर दिया था जो डिडक्शंस के साथ था। आप उन सिलेबस के साथ इसे मैच करें और बाकी टॉपिक्स भी उसी हिसाब से ही पढ़ें क्योंकि सिलेबस को कम कर दिया गया है। एक हल्का सा रिवीजन हम ले लेते हैं। हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ा था। प्रथम नियम क्या था? जड़त्व का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी वस्तु अपनी जगह पे तब तक रहती है, अगर वो रुकी हुई तो रुकी रहेगी, चलती है तो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? इफ़ अ बॉडी इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन, इफ़ अ बॉडी इज़ एट रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट अनटिल एंड अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक है। फिर हमने दूसरा नियम पढ़ा था। दूसरा नियम था F इज इक्वल टू m/a, मतलब जो बल था वो द्रव्यमान गुणा आपके त्वरण के बराबर था, दैट इज़ फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमने कहाँ से निकाला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये हमने वहीं से शुरू किया था। तो इसको हमने जब, अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ तो हमने इसको पढ़ा था किस रूप में कि समय के सापेक्ष अगर हम संवेग का परिवर्तन देखते हैं तो वो हमें क्या देता है? वो हमको बल देता है। ठीक है। बल उसकी का जो है मान वहीं से उत्पत्ति उसकी होती है। और तीसरा नियम हमने पढ़ा था एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब हम जो भी क्रिया करेंगे उसकी बराबर की और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं प्रतिक्रिया ज़रूर होगी। तो ये नियम हमने कक्षा 9 में भी पढ़े हैं, उसी से ये पार्ट शुरू हो रहा था। पर ये तीनों नियम इस बार नहीं आ रहे हैं 30% कोर्स डिडक्शन की वजह से। तो जिस टॉपिक से हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका संवेग। ठीक है। और संवेग संरक्षण का नियम। तो सबसे हम शुरू करते हैं संवेग जिसे हम मोमेंटम भी कहते हैं। वो क्या होता है? संवेग किसी पिंड का संवेग पिंड की मात्रा m तथा वेग v के गुणनफल द्वारा परिभाषित होता है। ठीक है। तो अगर मैं इसका संवेग निकालूंगी तो इसे p से डिनोट करते हैं। ये होता है m इंटू v। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? उसका वेग। क्योंकि ये एक सदिश राशि है तो ऊपर इन दोनों के क्या लगता है? एरो लगता है। m अदिश है, इसमें नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि एक सदिश राशि है। अगर मैं इसका मात्रक देखूं तो इसका मात्रक क्या होगा? kg मीटर प्रति सेकेंड। इसके लिए kg और इसका मीटर प्रति सेकेंड। विमा निकाल सकती हूँ m इंटू LT-1। m इसका होता है, LT-1 इसका होता है, इसीलिए आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। इसी को अगर मैं इंग्लिश में डेफिनेशन को पढ़ूँ तो व्हाट इज़ लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम वी कैन से so the product of the mass and the velocity of a body is called the linear momentum of the body. If m is the mass of the body and v is the velocity तो p क्या हो जाता है? m into v। ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है, तो हम थोड़ा सा इंटरप्शन था, कोई बात नहीं, वी स्टार्ट अगेन। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अगर m मास है बॉडी का और v वेलोसिटी है तो p इज इक्वल टू m इंटू वी होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है kg मीटर प्रति सेकेंड। और डायमेंशन निकालना चाहे तो kg के लिए m और मीटर प्रति सेकेंड m के लिए LT-1। ये दोनों एक दूसरे रिलेटेड है। अगर आपके पास दोनों में से एक भी है तो दूसरा आप निकाल सकते हो। अब जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है। पहले हम इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। रेखीय संवेग संरक्षण के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी निकाय का संपूर्ण संवेग संरक्षित रहता है। इसका मतलब है कि जब हम बाहर से कोई भी बल नहीं लगा रहे हैं तो
आपका जो रेखीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब जितना पहले था उतना ही कार्य के बाद भी रहेगा। इसको इंग्लिश में एक बार रीडअप कर लेते हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ सिस्टम, किसी सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, ऑफ 2 और मोर, मतलब सिस्टम 2 या 2 से ज़्यादा बॉडीज़ का हो सकता है, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टोटल मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। कंडीशन के एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं लगना चाहिए। तो जब उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है तो जो कुल संवेग है वो किसी भी निकाय का वो कांस्टेंट मतलब नियंता रहेगा। चलिए इसका डिराइव करते हैं। मान लेते हैं प्रथम पिंड की मात्रा, मतलब उसका द्रव्यमान कितना है m1, द्वितीय पिंड की मात्रा m2 मानते हैं। m1 पिंड का ताक्षणिक वेग, मतलब उसी वक्त वेग अगर हम निकालेंगे u1 है, और m2 का ताक्षणिक वेग कितना है u2 है। m1 का फिर संवेग अगर हम निकालना चाहें तो कितना होगा, p बराबर m इंटू u1 सूत्र के अनुसार, और m2 पिंड का संवेग कितना होगा, p2, ये होगा p2, ये एरो का साइन है, m2 इंटू u2, ठीक है, ये हो गया। अब निकाय का संपूर्ण प्रारंभिक संवेग अगर मैं टोटल मोमेंटम निकालूंगी तो p1 प्लस p2 होगा, तो m1 u1 प्लस m2 u2। ये तो हुआ जब हमारे दोनों पिंडों का हमने अलग अलग संवेग ले लिया। अब माना दोनों पिंड परस्पर टकराकर अलग हो जाते हैं, मतलब दोनों ये पिंड आए, पहले यहाँ थे, ठीक है, ये m1 था, ये m2 था, ठीक है, ये u1 से गति कर रहा था, ये u2 से गति कर रहा था। अब ये दोनों आपस में टकरा गए, टकराने के बाद फिर ये आगे बढ़े, ठीक है, तो ये m1 ही है, ये m2 है, लेकिन अब इनका वेग बदल गया है, ये v1 हो गया है, ये v2 हो गया है, ठीक है। तो निकाय का संपूर्ण प्रारंभिक तो हमने यहाँ निकाल दिया। अब माना कि दोनों पिंड परस्पर टकराए, ये टकरा गए, टकराकर अलग हो गए, ये अलग हो गए, और अलग होने के बाद m1 पिंड का ताक्षणिक वेग कितना हम ले लेते हैं v1, और m2 पिंड का ताक्षणिक वेग कितना ले लेते हैं हम लोग v2 ले लेते हैं, ठीक है। अब m1 वेव का ताक्षणिक संवेग निकालेंगे तो p1 अब डैश मान के चल रहे हैं, ये m1 v1 होगा क्योंकि अब क्या हो गया है, v1 हो गया है, और m2 पिंड का ताक्षणिक वेग p2 डैश लेंगे, वो क्या होगा m2 इंटू v2, अब m2 इंटू v2 हो जाएगा, ठीक। अब माना दोनों पिंड डेल्टा टी समय तक संपर्क में रहते हैं, तो यहाँ संपर्क हुआ था, वहाँ कितनी देर रहे हैं, डेल्टा टी सेकेंड तक रहे हैं, ठीक है, तक संपर्क में रहते हैं, तथा उन पर कार्य करने वाले आंतरिक बल क्रमशः F1 और F2 हैं। इस पर जो बल कार्य कर रहे हैं वो कितना है, F1 और F2। तो न्यूटन के तृतीय नियम अगर मैं ले लूँ उसके अनुसार F1 किसके बराबर होता है, माइनस F2, मतलब कोई भी बल जो होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, मतलब वही चीज़ किसी भी बल की क्रिया की प्रतिक्रिया ज़रूर होगी, मतलब सेम होगा लेकिन दिशा उसकी पलटी होगी। तो इसमें हम अपना जो है ये दोनों मान डालेंगे। एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो फिगर है उसको मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है, इसलिए ताकि मैं इसी के साथ आपको ऊपर और नीचे से कोरिलेट करके दिखा सकूँ। आप जो है इस चित्र को एकदम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है, चित्र कहाँ बनेगा, चित्र यहाँ बनेगा, ठीक। तो ये चित्र आप यहाँ ले जाके यहाँ पर पूरा 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 ये चित्र आप कहाँ बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे, ठीक है। मैंने इसलिए यहाँ पर बनाया ताकि आप इसे कोरिलेट करके देख सकें। तो वापस लौटते हैं, हम तृतीय के नियम के अनुसार जानते हैं F1 बराबर माइनस F2, ठीक है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से F1 डेल्टा टी क्या होगा, कितना फाइनल था मोमेंटम, माइनस p1। ये एक्चुअली ये वैल्यू क्या है, कहाँ से आया, हमें पता है कि मोमेंटम में बदलाव समय के साथ जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो बल के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा है। तो यहीं से मैं इसको यहाँ लेके चली गई हूँ, तो मुझे पास ये सूत्र आया है, ये द्वितीय नियम है हमारा न्यूटन का, वहीं से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो
तो हमें क्या है F1 डेल्टा टी क्या हो गया P1 डैश माइनस P1 M1 V1 माइनस M2 M1 U1, ठीक है। ये फाइनल है जो आपके टकराव के बाद मिला और ये स्टार्टिंग में जब टकराव नहीं हुआ था। ऐसे हमने F2 निकाला, F2 डेल्टा टी क्या होगा P2 डैश माइनस P2 मतलब M2 V2, ये P2 का मान रखा मैंने, और M2 U2 ये मैंने P2 का मान, ये बाद में जब टकराने के बाद का, ये टकराने से पहला है, ठीक है। ये हमने चित्र में भी देखा है। अब नियम के अनुसार F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, तो यहाँ पर से वैल्यू रख दीजिए F1 की और यहाँ से वैल्यू रख दीजिए F2 की, ठीक है। माइनस साइन है, इस माइनस साइन को जब मैं अंदर लूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये माइनस बनेगा और ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब मैं इस P2 को क्या करूँगी, यहाँ लेके चली जाऊँगी। अब P1 को यहाँ लिखते वक्त इसको पहले लिख रही हूँ, ये यहाँ आ गया माइनस के साइन के साथ, ये इधर चला आया, P2 यही रह गया, ये माइनस वहाँ जाकर प्लस होकर यहाँ चला आया, ठीक है। अब आप वैल्यूज़ डालना शुरू करिए, तो आपके पास वैल्यू क्या होगा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M1 U1 प्लस M2 U2, ठीक है। तो ये बाद का कुल संवेग है, ये प्रारंभ का कुल संवेग है, ये दोनों क्या है बराबर। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल अंतिम संवेग निकाय के कुल प्रारंभिक संवेग के बराबर होता है। जितना प्रारंभिक होगा उतना ही अंतिम टोटल जो होगा, ठीक है। इसको एक बार हम इंग्लिश में डिटअप करते हैं। लेट द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी बी M1 एंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी बी M2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी 1 हमने V1 माना एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ बॉडी 2 को हमने V2 माना। इसी तरह से मैंने मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी निकाला, वो था P1 बराबर M1 U1, और मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 जो है P2 निकाला, वो था M2 U2, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम मतलब टकराने से पहले सिस्टम का मोमेंटम मेरा कितना होगा, P बराबर P1 प्लस P2 मतलब M1 U1 प्लस M2 U2। इसका चित्र बनाते हैं। इसका चित्र कैसे बनेगा देखिए, ये है, ये M1 है, ये M2, ठीक है। ये U1 से गति कर रहा है, U2 से गति कर रहा है, ये U1 से गति कर रहा है, यही हमने सबसे पहले पढ़ा। अब ये दोनों टकराएं, कितने सेकंड के लिए टकराएं, डेल्टा टी सेकंड के लिए टकराएं। ये M1 है, जो भी मान लीजिए, इसको आप M1 मान लीजिए, M2 मान लीजिए। टकराने के बाद जब ये दोनों अलग हुए तो भैया द्रव्यमान में तो कोई भी अंतर नहीं, मास में तो कोई भी अंतर नहीं आएगा, मगर इनके वेग में अंतर आ गया। अब इसका वेग कितना हो गया V2 और इसका वेग कितना हो गया V1 हो गया, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पर लिया, ये पहला आ गया। लेट द टू बॉडी कोलाइड विद ईच अदर एंड देन सेपरेट्स, दोनों एक दूसरे से टकराते हैं और फिर सेपरेट हो जाते हैं। तो आफ्टर सेपरेशन होने के बाद इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी M1 कितनी होगी V1 एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी M2 होगी V2 एंड इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ बॉडी M1 कितना होगा P1 डैश, ये टकराने के बाद आ रहा है M1 V1, और इंस्टेंटेनियस मोमेंटम ऑफ द बॉडी M2 क्या होगा P2 डैश, ये होगा M2 V2। इफ़ बोथ द बॉडीज़ आर इन कॉन्टैक्ट फॉर डेल्टा टी सेकेंड्स, अगर दोनों बॉडीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट में डेल्टा टी सेकेंड्स के लिए था एंड द इंटरनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ F1 और F2, उसमें इंटरनल फोर्स कार्य कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये हम जानते हैं। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वहाँ से ये आया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हम देखें तो वहाँ पर मैंने आपको डिराइव करके दिखाया था F1 डेल्टा टी क्या होगा P1 डैश माइनस P डैश, ठीक है। तो होगा M1 V1 माइनस M2 U2, और F2 डेल्टा टी क्या होगा P2 डैश माइनस P2 मतलब M2 V2 माइनस M2 V2 माइनस M2 U2, ठीक है, U2 आएगा, ठीक है। अब हमें पता है वही F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, तो P1 डैश माइनस P1 बराबर होगा माइनस का P2 डैश माइनस P2, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करती हूँ तो ये अंदर जाते हैं, ये माइनस बनेगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने डैश वाले एक तरफ कर लिए और विदाउट डैश वाले एक तरफ कर लिए। P1 डैश का मान क्या था M1 V1 और P2 डैश का मान क्या था M2 V2। P1 का मान था M1 U1 और P2 का मान था M2 U2। तो हम देख रहे हैं कि जितना टोटल पहले था उतना ही इसका अंत में आया। तो P1 प्लस P2 क्या है
कांस्टेंट होगा। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद का जो वो है आपका मोमेंटम, वो हमेशा एक जैसा रहेगा, मतलब कंजर्व्ड रहेगा, मतलब उसमें कोई भी किसी भी किस्म का बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या जाना? आज के लेक्चर में हमने मोमेंटम के बारे में पढ़ा और साथ ही साथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, मतलब संवेग का संरक्षण का नियम, उसके बारे में जाना भी और उसकी स्थापना भी करी। तो ये टॉपिक आज हम कवर करते हैं। वीडियो के साथ साथ आपको रिटन असाइनमेंट दिया जाएगा, आप ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई भी किसी तरह की समस्या आपको आती है तो आप मुझे ग्रुप में या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।